प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप लोगों की ये डिमांड थी कि सर हरियाणा जीके से कौन कौन से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूं जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी हाल ही में जो हरियाणा में पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए हैं उसमें हरियाणा जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी हाल ही में जो छात्र इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे डिस्कस किया कि बताइए आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आपसे हरियाणा जी का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो उन सभी ने अपना अनुभव बताया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इन छात्रों से पूछे गए हैं। तो आपने इस सेशन को लास्ट तक देखना है। नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको भी हरियाणा जीके का वहां पर, तो इन्हीं से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो सामने वाला व्यक्ति बैठा होगा वो ये उम्मीद करता है कि आप हरियाणा के अंदर नौकरी करने जाओगे, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आप नौकरी करोगे, हरियाणा स्टेट में आप काम करोगे, तो आपको हरियाणा स्टेट की कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए और ये जरूरी भी है। तो दोस्तों ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपसे अभी हाल ही में जो इंटरव्यू चले हुए हैं पूछे गए हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई आप जिस स्टेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है और जहां पर आपको आगे उम्मीद है कि भाई मेरे को यहाँ पर जॉब करनी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है या ये पूछा भी गया, हरियाणा कब बना और क्यों बना। तो बताइए, ये शायद बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी किसी को नहीं आता तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि उसका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हरियाणा आप ये बताइएगा, जैसे ये हरियाणा जो बना ये 1 नवंबर 1966 को ये बना था। फिर जैसे क्वेश्चन आ जाए, ये देखो जब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं तो हमेशा क्वेश्चन में से क्वेश्चन किया जाता है कि क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आंसर दोगे आप उसी से रिलेटेड फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि हरियाणा कब बना। उसके बाद आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कब बना और क्यों बना, जैसे क्यों का जवाब आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर ये होना चाहिए कि भाषा के आधार पर हरियाणा जो स्टेट है वो अलग बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषी और पंजाबी भाषा को लेकर काफी विवाद चल रहा था। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषियों के लिए जो स्टेट बनाया गया वो हरियाणा, और पंजाबियों के लिए वो बना गया, बाकी जो रह गया वो पंजाब। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे और पूछता हूँ। यहाँ से अगर ये पूछा जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई पंजाब का लगभग कितना भाग हरियाणा को मिला, तो जब हरियाणा बना तो यहाँ पर 34.8, जिसको आप लगभग 35% भी कह सकते हैं, ये हमारे को पंजाब से अलग करके दे दिया गया था। और इस 35% में ही जो हमारे को 7 जिले मिले थे, 7 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के स्टार्टिंग के अंदर थे, 7 जिले थे, ठीक है। तो इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। और अब आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा ही कर लूँ कि अब बताइए हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं, तो हरियाणा में ये 7 से बढ़ते बढ़ते दोस्तों अब ये 22 जिले हो गए हैं। और लास्ट जो जिला था ये बना था आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी ये भिवानी से अलग होके बना 2016 में। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आपसे ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा। आप जो भी छात्र जिनका भी अभी इंटरव्यू है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कम से कम आप इंटरव्यू देने लिए जाए गए हो तो कम से कम आपको पिछले 15-20 दिन के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें घटित होने वाली हैं और हरियाणा के अंदर उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो बेसिक जो मतलब उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि पूरा अखबार आप याद कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो विश्व के अंदर छाई रहती हैं, पूरे भारत में छाई रहती हैं। कोई स्पेशल चीजें होती हैं, वो कोई स्पेशल घटनाक्रम होते हैं, तो उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपका इंटरव्यू आगे आएगा तो। ठीक है? अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में अभी हाल ही में कौन से चुनाव हुए थे, तो दोस्तों पिछले महीने हमारे यहाँ पर अक्टूबर मास के अंदर जो चुनाव हुए, ये 5 अक्टूबर को चुनाव था। 5 अक्टूबर 2024 में जो चुनाव हुए हैं, हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा। अब बहुत सारे छात्रों से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये विधानसभा है क्या, विधानसभा क्या होती है। तो दोस्तों विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके जो चुनाव किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव करने के लिए होता है। जैसे हरियाणा के जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, ये हमारी 15वीं विधानसभा थी। 15वीं, ये की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे ये कौन सी विधानसभा। ठीक। तो ये दोस्तों 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे हमारे, और इससे स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है। और जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं दोस्तों, उससे केंद्र सरकार का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आपसे मैं यही क्वेश्चन कर लूं कि ये जो अगर हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुए वो कितनी सीटों के लिए हुए थे, तो दोस्तों हरियाणा में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, ये 90 सीटों के लिए हुए थे। 90 सीटें, यानी हरियाणा से 90 एमएलए चुनकर आए, हरियाणा से 90 विधायक चुनकर आए। और इन विधायकों के अंदर रिजर्वेशन होती है, और ये रिजर्व सीटें हैं। 17 जो सीट है ये शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए रिजर्व थी। तो आज जो आपकी 15वीं विधानसभा है उसके अंदर 90 विधायक हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एमएलए की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, आप ये कह दीजिए एमएलए। एमएलए क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी होंगे, वो दो तरह के एमपी होते हैं दोस्तों। एक तो लोकसभा से एमपी होगा, और एक होता है राज्यसभा से एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट हम किसको कहेंगे? जिसके अंदर हमारा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनको इंक्लूड करके पार्लियामेंट का नाम दिया जाता है। तो पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों दो हाउस होते हैं। एक को तो बोलते हैं हम अपर हाउस, और एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है, और लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। ठीक है। अब आपके हरियाणा से अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपके हरियाणा से लोकसभा के कितने एमपी चुनाव होके चुनाव जीतकर यहां से जाते हैं, या विद लोकसभा की कितनी सीट आपके हरियाणा से है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो फिलहाल 10 सीटें हैं। ये आपका आंसर होगा कि हमारे यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, यानी लोकसभा से 10 एमपी चुनकर हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे। कई बार ज्यादा ही डीप में जाने लगे तो वो आपसे ये पूछ रहे कि नहीं, दो के नाम बताइए। ठीक है, या फिर ये पूछ देते वो अपने आप नाम दे दे आपको, और ये कह दे कि बताइए ये कौन सी पार्टी से है। अभी पूछा गया है ये क्वेश्चन, अभी ये पूछा गया था कि किन्हीं दो एमपीज हैं जो उनके नाम बता दीजिए आप, जो लोकसभा के अंदर है, 2024 की जो लोकसभा है उसके अंदर है। तो दोस्तों इस टेबल को आप देख लेना। जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से वर्ण चौधरी ने चुनाव जीता था। वरुण चौधरी एमपी है, और ये कांग्रेस पार्टी से है। उसके बाद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, ये बीजेपी से। सिरसा सीट से ये आ जाती है कुमारी शैलजा, ये भी कांग्रेस पार्टी से है। सिरसा सीट के बारे में मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी ये 10 सीटें हैं, इसमें से दो जो सीट है ये एससी के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ से जो चुनाव लड़ेगा वो एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा, दूसरा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हरियाणा में जो एक सीट है तो एससी के लिए जो रिजर्व है वो सिरसा। एस से एससी याद कर लेना, ये सिरसा। और यहाँ से कौन है? देखो कैसा संयोग बनने लग रहा है, यहाँ से एस से सिरसा, एस से एससी, और एस से शैलजा।
ये याद करने में बड़ा आसानी होगा। आपके एससी की जो सीट है वो सिरसा, और कुमारी सैलजा यहाँ से एमपी है। हिसार से जेपी जयप्रकाश, ये भी कांग्रेस पार्टी से है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो हमारे पूर्व सीएम है, ये बीजेपी से। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, ये भी कांग्रेस पार्टी से। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, ये भी कांग्रेस पार्टी से। भिवानी महेंद्रगढ़ से ये धर्मवीर, ये भी बीजेपी पार्टी से है। गुड़गांव से राव इंद्रजीत, ये भी बीजेपी पार्टी से। उसके बाद फरीदाबाद से कृष्णपाल, बीजेपी से। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप नोट करना, इस 10 सीटों में से जो 5 सीट तो अब की बार कांग्रेस को गई। देखो, एक ये सीट कांग्रेस, एक ये 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 ठीक है। तो 5 सीट तो आपकी कांग्रेस है और 5 सीट आपकी बीजेपी। इस तरह से दोनों बराबर सीटें यहाँ पर आपके हैं। क्लियर ये चीजें? आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, एससी के लिए जो दूसरी रिजर्व सीट है दोस्तों, ये अम्बाड़ा, ये भी एससी के लिए रिजर्व है। तो एससी के लिए 2 सीट हमारी रिजर्व है। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है अभी हाल ही में एक से ये पूछा गया था कि एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनके बारे में बताइए। और एक ये भी पूछा गया था कि जो ये हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं, इनमें बदलाव कब होगा या ये कब चेंज होंगी। तो ये भी बताना चाहूंगा मैं दोस्तों, 2026 के अंदर प्री सिमिन आयोग का गठन होगा। उसके बाद जो नई सीटें बनेगी और 2029 में जो चुनाव होंगे वो नई सीट पे होंगे। ठीक, हो सकता है कि तो विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर 120 के करीब हो जाए। वो तो आगे का पता कितनी होंगी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 2026 के अंदर ये चेंज होंगी। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद दोस्तों आप से जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे, ये चीज तो शायद आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहे दोस्तों, तो आप हमारे फोन नंबर 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान या उसका उत्तर हम जरूर देंगे। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, जैसे अभी जो 15वीं विधानसभा का गठन हुआ हरियाणा के अंदर, 15वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में 15वीं विधानसभा के जो या विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये कौन सी विधानसभा है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं अभी। आपने कई बच्चों से, जैसे मैंने कल मॉक इंटरव्यू चल रहे थे वहां पे पूछा कि बताइए हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए, उसने बताया कि 15वीं विधानसभा के चुनाव हैं, मुख्यमंत्री ये बने ये बने ये बने, ये मंत्री बना। ये नहीं बताना। आग सामने वाला जितना पूछे आपसे, आपने उतना ही बताना है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये आए कि कौन सी विधानसभा के चुनाव हैं, तो आपने इतना ही बताना है कि श्रीमान जी अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर 15वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे। उसके बाद यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस विधानसभा के चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी जीत कर आई या कौन सी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद फिर आपने जवाब देना है। तो ज्यादा दौड़ना नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या है, रट्टा लगाए हुए होते हैं और वो उसको ऐसे जैसे सुपर फास्ट ट्रेन आती है ना, ऐसे कह के चले जाते हैं। ऐसा नहीं, सामने वाला जो सुनना चाहता है उसको उतना ही बताइए, इधर उधर की बातों में मत जाइए। तो जैसे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, श्रीमान जी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हैं। एक क्वेश्चन से पूछा मैंने, जी नायब सिंह है, तो नायब सिंह सारा रिश्तेदार छोटा भाई है क्या है, ऐसे थोड़ी होगा। तो आप हरियाणा के सीएम हैं, उनको श्रीमान से संबोधित कीजिए, श्रीमान या श्री। तो इस तरह से हमने बताना है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री नायब सिंह सैनी हैं, श्री नायब सिंह सैनी हैं। अब नायब सिंह सैनी के बारे में थोड़ा, यदि सामने वाला थोड़ा
और जानना चाहता है कि आपसे क्या इसको और भी इसके बारे में पता है कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ के जाइए आप। तो दोस्तों हरियाणा में जैसे ये जो दूसरी बार है नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम बने हैं। अभी पीछे मार्च के अंदर इनको चेंज किया गया था। इससे पहले हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर थे, उनकी जगह पर इनको सीएम का पद दिया गया था और इन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है। हरियाणा में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार रिपीट की है किसी पार्टी ने। ठीक है। इससे पहले जैसे कांग्रेस ने 2004 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 9 में चुनाव हुआ, तो 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा के अंदर। तो नायब सिंह सैनी पर आते हैं दोस्तों। तो नायब सिंह सैनी जो पहली बार, ये आप इतना डिटेल में जाओ तो देख लेना, नहीं तो आप खाली ये ध्यान रख लेना कि इन्होंने पहली बार जो विधानसभा के अंदर ये आए तो 2014 के अंदर पहली बार ये विधायक बनकर आए और नारायणगढ़ विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद 16 में इनको राज्य मंत्री बनाया गया। 19 के अंत में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो ये कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, कुरुक्षेत्र से सांसद बने। सांसद क्या होगा, जिसको हम एमपी बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद इनको 2024 के अंदर पहली बार सीएम बनने का मौका मिला और अभी हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री चुनाव कहां से जीत कर आए हैं, यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो कहां से विधायक है, विधायक पूछ ले आपसे, या फिर ये कह दे कि भाई ये बता दीजिए आप एमएलए, एमएलए भी विधायक ही होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये आप कहां से बताओगे? ये लाडवा सीट से कुरुक्षेत्र में। ये हमारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों अभी इन्होंने जो इनका विधानसभा क्षेत्र है, ये लाडवा, लाडवा कुरुक्षेत्र, वहां से ये एमएलए। और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नारा दिया था चुनाव के दौरान भी, बिना पर्ची बिना खर्चे के आपको नौकरी दी जाएगी। और नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा था कि जैसे ही जिस दिन मैं मुख्यमंत्री के शपथ लूंगा, उसी दिन मैं 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दूंगा। और इस चीज को दोस्तों उन्होंने पूरा भी किया था। जैसे ही शपथ ली, उन्होंने 25,000 जो युवाओं थे जिनके रिजल्ट पेंडिंग थे, उनका रिजल्ट निकाला। और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूं कि आप लोग भी सभी सिलेक्ट हों और सरकारी विभाग का हिस्सा बने। आपको भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर शिक्षा विभाग का हिस्सा बनने का मौका मिले, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके घर के अंदर भी खुशियां आए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप हरियाणा के इसके बारे में, हरियाणा से एक क्वेश्चन और ये पूछा गया था कि हरियाणा के साथ कौन से जो स्टेट लगते हैं, यानी हरियाणा के साथ कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों ये राज्य, एक तो राजस्थान, राजस्थान, एक पंजाब, एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक हिमाचल। ठीक है। तो अब ये जो स्टेट तो कौन कौन से हो गए आपके, एक तो पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल। तो स्टेट तो हो गए 5, और एक होगी दोस्तों, स्टेट है ये 5 और एक है यूटी, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या क्या बताओगे आप हरियाणा। हाँ, एक दोस्तों यूटी एक और है, जैसे चंडीगढ़ और एक दिल्ली, यूटी है 2। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये बताना है कि जो स्टेट लगेंगे, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और हिमाचल है, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इस तरह से हमारा जो राज्य है इन स्टेट और यूटी से घिरा हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है।
यानी हरियाणा में 22 जो जिले हैं उसमें से सबसे बड़ा, और सबसे बड़े का अपोजिट होगा छोटा। छोटा कौन सा है? बड़ा और छोटा। हरियाणा में सबसे बड़ा जो जिला आता है दोस्तों ये सिरसा है। सिरसा। इसको 1975 में हिसार से अलग करके बनाया गया था। ये हिसार से अलग होके बना था। ये आपने ध्यान रखना है। बड़े का अपोजिट होता है छोटा। छोटा सबसे जिला फरीदाबाद। पहले पंचकुला होता था, लेकिन फरीदाबाद से फिर पलवल बना दिया गया। अब से सबसे छोटा जो जिला है वो है आपका फरीदाबाद। आगे चलें। नेक्स्ट है आपका, देखो, जो पानीपत है दोस्तों, पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं उनका भारत के इतिहास के अंदर भी बहुत महत्व, और हरियाणा के अंदर लड़ी गई तो हरियाणा के इतिहास में तो होना ही होना है। तो आपसे ये पानीपत की लड़ाइयों के बारे में भी जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं अभी। कई साथियों से पानीपत के युद्धों के बारे में पूछा गया कि बताइए कि पानीपत के में कितने युद्ध हुए हैं। किसी से पूछ लिया सेकंड के बारे में, किसी से फर्स्ट के बारे में, किसी से थर्ड के बारे में। तो दोस्तों ये पानीपत के युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास के अंदर भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हम बात करते हैं, तो पहली लड़ाई 1526 में बाबर, मुगल शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश का अंतिम शासक। पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी इस लड़ाई के अंदर मारा गया, और इसका मकबरा भी पानीपत के अंदर है। पानीपत। और ये पहली लड़ाई थी दोस्तों पानीपत की, जिसके बाद भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत होती, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था ये लोधी वंश था। लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में आपसे क्वेश्चन आए, तो दोस्तों ये 1556 में हुई, 56 ईस्वी में। इसमें देखो, आपसे अकबर, कई बार जैसे हम आ जाते हैं आप अकबर और हिंदू शासक हेमचंद्र या हेमू, इसके बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ पे अकबर की जगह पर कई बार बैरम खां भी आपने पढ़ा होगा। बैरम खां। पानीपत की जब सेकंड लड़ाई हुई, ये अकबर और हेमू के बीच में हुई। तो मैंने आपसे बताया कि कई बार आपने बैरम खां भी पढ़ा होगा। अकबर ने जब ये युद्ध लड़ा गया, अकबर उस साल 13 महीने, 13 माह, 13 वर्ष, 13 वर्ष, ये 8 महीने का था। वास्तविक युद्ध लड़ने वाला कौन था? इसका सेनापति बैरम खां। आप को ज्यादा डीप में नहीं तो मतलब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ी की थी, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू राजा था वो हेमू ही था, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पर मुगल आए, मुगल के बाद फिर यहाँ पर ब्रिटिश आ गए, और फिर भारत 1947 में आजाद हुआ। तीसरी लड़ाई की बात करें हम, तीसरी लड़ाई की बात करते हैं हम, या तो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी के अंदर हुई है। ये मराठे, दक्षिण भारत से आए मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इसमें मराठों की बुरी हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली इसके अंदर विजयी हुआ। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए पानीपत। और पानीपत के बारे में और चीज आप देखोगे, एशिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना, वो पानीपत के अंदर है। जो सबसे ज्यादा
आप देखते हैं देश के अंदर सप्लाई होने वाले जो कंबल हैं, बुनकरों का शहर जिसको कहते हैं वो पानीपत को कहते हैं। हमारे देश के अंदर बिकने वाले 75% जो कंबल हैं वो पानीपत के से जाते हैं। पानीपत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो आप पानीपत के बारे में ये बता सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे अगर ये भी पूछा गया था कि कुरुक्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको नहीं पता होगा। कुरुक्षेत्र को हम अपनी धार्मिक नगरी भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था कौरव और पांडव के बीच में। ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, तो बहुत सारे मंदिर है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मेन और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दिया था। तो ये चीजें आप इस तरह से बता सकते हो। फिर आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, आपने जवाब दिया कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ठीक है? परिणाम जो भी हो उसकी चिंता मत कीजिए, आपने अपने कर्म में लगे रहना है। उसी तरह से आप लोग भी अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहिए। ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन कहीं ना हो, क्या होगा, वो तो बाद की बात है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। तो आप अपना कर्म करते रहिए। जो भी आप तैयारी कर सकते हो अच्छे मार्गदर्शन में, वो आप तैयारी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप सोचिए, वर्तमान हरियाणा सरकार के बारे में आपकी राय क्या है? वर्तमान हरियाणा सरकार के बारे में आपकी राय क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में। और यही क्वेश्चन फिर मैंने कल एक छात्र से मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछा, तो उसका जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आप जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी जिसके अंडर आप जा रहे हो, ने आप लोगों के लिए नौकरी निकाली है, जो सारी चीजें प्रोसेस उसी के अंडर चल रहा है, उसके प्रति आप नकारात्मक दृष्टिकोण वहां पर नहीं, वहां पर आपने पॉजिटिव चीजें दिखानी है। तो उस बच्चे का जवाब क्या था कि सरकार ने HKRN से लगाया है मेरे को, परमानेंट भर्ती नहीं निकाली, तो मैं तो सरकार को अच्छा नहीं मानता। तो दोस्तों ये आपकी नेगेटिव अप्रोच है। इस तरह का जवाब आपका नहीं होना चाहिए। जैसे आप के से ये क्वेश्चन हो जाए कि वर्तमान हरियाणा सरकार के बारे में आपकी राय क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सरकार अच्छी अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है, युवाओं के रोजगार के लिए भी नए क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है, सरकारी विभाग के अंदर भी बहुत सारी नौकरियां निकाली जा रही हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ पिछली पेंडिंग भर्तियां थी उनका रिजल्ट भी, नई विधानसभा का गठन जिस दिन चुनाव आए गठन हुआ, उसके बाद 25,000 युवाओं को नौकरी दे दी। ठीक है, दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी सरकार अच्छे काम करने लग रही है। अब महिलाओं के लिए भी जैसे एक योजना लेके आई, लक्ष्मी योजना है नाम उसका शायद, उसमें 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी और कार्य किए जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए भी आप देखो कि भाई अब नौकरियां निकाली हैं, और अभी सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम और भी लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, तो आप ये बताओगे पिछले कुछ वर्षों में देखें तो जो बहुत काफी हर एक क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट ने सुधार किए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जवाब होना चाहिए। कुछ सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो स्पेशल चीजें हरियाणा के अंदर जो शुरू हुई हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एम्स शुरू किया गया है हरियाणा में कई जगह, उसके बारे में आप बता सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये चीजें, यानी आपने, मेरा कहने का मतलब ये है कि आंकड़े आप किसी तरह से दीजिए, लेकिन सरकार के प्रति आपने पॉजिटिव इस तरह से बताना है। हाँ, अब जैसे उसका जवाब क्या था, उस बच्चे ने कहा कि HKRN से मेरे को लगाया गया है, परमानेंट नौकरी नहीं मिली। तो ये भी आप देखो, आपने अगर आपसे ये कह दिए, मेरा क्वेश्चन ये आ जाए, HKRN के बारे में आप क्या सोचते हो? HKRN के बारे में आप क्या सोचते हो? तो HKRN की फुल फॉर्म है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो दोस्तों
हरियाणा गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा के सरकारी विभागों के अंदर बहुत सारे पद खाली थे, तो जो प्रोसेस चला हुआ था नौकरियों का उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तब तक गवर्नमेंट ने क्या किया, जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तब तक हम युवाओं को एक रोजगार दे देते हैं। इसमें एक फिक्स सैलरी के तहत युवाओं को रखा जाता है। तो सरकार की आपने बताना है कि एक अच्छी पहल है, जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती तब तक युवाओं को भी रोजगार मिलता रहे और गवर्नमेंट और विभागों का जो कार्य है वो बाधित ना हो। तो इसलिए मैं HKRN को क्या मानता हूं, मैं एक अच्छी स्कीम मानता हूं। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि जिसमें सैलरी कम दी जा रही है हमारा शोषण होने लग रहा है, ये इस तरह से नहीं बताना, आपने इसको एक पॉजिटिव वे में रखना है। सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे शिक्षकों की कमी थी, भर्ती किसी कारण से कोर्ट केस से या किसी दूसरे कारण से रुकी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूलों में शिक्षक देने के लिए HKRN से जो शिक्षकों की भर्ती हुई, स्टाफ वहां पर गया, तो शिक्षा के बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य हुआ, उनको एक टीचर मिल गए। नहीं तो क्या पता रेगुलर भर्ती कब होती फिर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अपना जवाब देना है, कभी भी नेगेटिव नहीं जाना आपने गवर्नमेंट के उसमें दोस्तों जैसे आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जैसे हमारा घूमर है लोक नृत्य, यहाँ पर तीज नृत्य भी है, धमाल भी है, तो इस तरह से फाग नृत्य भी है। तो दोस्तों इन नृत्यों के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की बोली कौन सी है? हरियाणवी, बांगडू। ठीक है, ये आप बता सकते हो। और हरियाणवी बोली के लिए अब एक व्याकरण का गठन करने के लिए कमेटी बनाई गई कि इसके लिए व्याकरण गठित की व्याकरण भी बनाई जाए। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं। ये जैसे तराइन की लड़ाई के बारे में बताइए आप। तो दोस्तों आपने किसी भी तरह का कोई भी बैच जो फिलहाल चले हुए हैं आपके इंटरव्यू के, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो हमारा ऑफिशियल नंबर है ये 9996406888 इस पर कॉल कर सकते हैं। तो जितने भी PGT के बैच चले हुए हैं आपको वो सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे हैं जो अभी हाल में पूछे गए हैं, तो मैं सभी को डिस्कस करूंगा। तो आज ही क्लास के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और जो हरियाणा GK के या जो इंडिया से करंट के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड दो चार जो क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हाँ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जैसे एक छात्र से और मेरी बात हुई, मैंने उससे पूछा कि बताइए बेटा आप में सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं या कैसे? तो उसने कहा कि सर मेरे से तो ना बाकी सभी से सब्जेक्ट से पूछे जा रहे थे, तो मेरे से तो खाली सब्जेक्ट के 3 ही क्वेश्चन पूछे। मैंने पूछा और बाकी कहाँ से? उसने बताया कि सर या तो फिर वो NEP से पूछे गए या फिर हरियाणा GK इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए या फिर NCF से पूछे गए। तो इस तरह से दोस्तों ये फिक्स मत मानना कि आपसे खाली सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो तो सामने वाले के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपके इंटरव्यू को किस डायरेक्शन के अंदर लेके जाए। तो दोस्तों आपको इतना जरूर तैयार करके जाना है कि किसी भी तरह के जैसे क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा GK के पूछ ले, NCF से पूछ ले, NEP से पूछ ले, PM श्री स्कूल से पूछ ले, टीचिंग मेथड से पूछ ले, एजुकेशन साइकोलॉजी से पूछ ले, तो ये दोस्तों इसका बेसिक जो चीजें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। एक नया और क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से कि आपको कहीं कभी फ्यूचर के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए तो आप किस तरह से डील करोगे, बताइए। तो कुछ बच्चों का जवाब तो ये था कि सर मैंने आज तक पढ़ाया नहीं हो, ये आपका जवाब नहीं बनेगा। तो आप देखिए कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्स का यूज करते हैं, तो ये आपने तैयार करके जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आज का जो शिक्षक है ना,
उससे खाली सब्जेक्ट नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा। उसको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को यहाँ पर बैठकर आ, यहाँ से 100-200 किलोमीटर बैठा बच्चा भी आप कि उस चीज को देख सक ले, वो भी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। यानी उस माध्यम का भी आपको पता होना चाहिए, उसकी बेसिक जानकारी यानी आईसीटी की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आजकल जो व्यक्ति आईसीटी से दूर है उसको अपंग माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने वो चीज़ें भी तैयार करनी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ लेके आऊँगा। तो दोस्तों आप से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस सेशन को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बच्चों तक भी भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं जो भी चीज़ें सच्चाई पर बात करते हैं हम, जैसे कि और बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चों को मिसगाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो हम आपको सच्चे दिल से अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास मेरी आईसीटी के बारे में यही होगी। ठीक है, हिमा जी, नेक्स्ट क्लास मेरी यही होगी।